नमस्कार, आप देख रहे हैं 70 का संग्राम और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पिथौरागढ़ दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने शहीद सम्मान समारोह की शुरुआत की। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि अब मानसरोवर तक सड़क बनाई गई है, जिससे कि अब श्रद्धालु सड़क मार्ग से मानसरोवर की यात्रा कर सकेंगे। साथ साथ रक्षा मंत्री ने कहा कि नेपाल के साथ भारत की रोटी बेटी के रिश्ते हैं, जिन्हें कोई भी तोड़वा नहीं सकता। उधर रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन के दौरान पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया है। लीपू लेक से होकर लीपू लेक के रास्ते धारचूला होते हुए मानसरोवर तक जाने का रास्ता भी बन गया है, जिसका कि उद्घाटन मैंने कर दिया है। क्या सही है? अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। आप चलिए और लीपू लेक से रास्ते धारचूला होते हुए सीधे मानसरोवर तक चले जाइए और वहां दर्शन करके फिर से पिथौरागढ़ आ जाइए। अब आपको ज्यादा समय नहीं खर्च करना पड़ेगा। नेपाल का जहां तक प्रश्न है, नेपाल और भारत के बीच दुनिया की कोई ताकत कोई भ्रम पैदा नहीं कर सकती, दूरी नहीं पैदा कर सकती। भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी और बेटी का रिश्ता है। हमारा नेपाल के साथ एक सांस्कृतिक रिश्ता है। नेपाल के साथ हमारे रिश्तों को कोई तोड़ नहीं सकता, बर्बाद नहीं कर सकता। पाकिस्तान बड़ा बड़ा आतंकवादी हरकतों के माध्यम से भारत को कमजोर करने की, भारत को डिस्टेबलाइज करने की वो कोशिश करता रहा, लेकिन बहनों भाइयों वो कर नहीं पाए। अब उसको हम लोगों ने संदेश दे दिया है, यदि ज्यादा गड़बड़ करोगे तो हम सीमा पर ही नहीं, सीमा के पार जाकर हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। यह संदेश हम लोगों ने दे दिया है। और इधर उत्तराखंड में शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत हो गई। इस यात्रा का मकसद देहरादून में बन रहे सैन्य धाम के लिए शहीदों के आंगन की मिट्टी को इकट्ठा कर दून लेकर आना है। हर जिले में इस यात्रा के जरिए शहीद सैनिकों के घर जाकर उनके आंगन की मिट्टी को कलश में इकट्ठा किया जा रहा है। अपने संबोधन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सैन्य धाम सैनिकों की याद में बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी, जिससे उनके बलिदान को सदियों सदियों के लिए याद रखा जा सकेगा। मैं उत्तराखंड राज्य के सभी लोगों के, सभी परिवारों के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करना चाहता हूं, जिन परिवारों के लोगों ने भारत माता की मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उत्तराखंड का जहां तक प्रश्न है, यह देवभूमि भी है, तपोभूमि भी है, वीरभूमि भी है। और मुझे बतलाया गया है यहां पर अब सैन्य धाम बनेगा। जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, उन शहीद परिवारों से मिट्टी वहां आनी चाहिए और ठीक तरीके से कलश में उसकी वहां पर पूजा विधिवत की जानी चाहिए। तब सैन्य धाम का निर्माण प्रारंभ होना चाहिए। हमको जो जानकारी दी गई है कि अब तक 300 फैसले ले चुके हैं, लेकिन आज जब हम शायद जो हमारे यहाँ तैयार किया है लोगों ने, जब तैयार किया होगा तब 300 रहे होंगे। आज जब ये मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, आज इन्होंने बताया 400 कर दिया। ताबड़तोड़ पुष्करधामी बैटिंग कर रहे हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। अभी तो 2020 वाला मैच खेल रहे हैं, लेकिन मेरे बहनों भाइयों कम से कम 5 साल का टेस्ट मैच निश्चित रूप से होना ही चाहिए। उत्तराखंड में रुद्रपुर, हरिद्वार और इसी पिथौरागढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी मिल चुकी है। शिलान्यास हो गया कि नहीं? शिलान्यास भी हो गया है। हर जिला, देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, यह भी व्यवस्था हो रही है। पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी राज्य की चिंता करें, लेकिन इस उत्तराखंड राज्य में हमारे सैनिक परिवारों की, जो सैनिक सीमा पर इस समय अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, उनके परिवारों की चिंता करें। हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनकी चिंता करें, जो शहीद हो गए हैं उनके परिवारों की सभी वो चिंता करें। मैं समझता हूं कि देश के शहीदों के प्रति यही श्रद्धांजलि होगी। और यूपी उत्तराखंड के बीच परिसंपत्ति विवाद सुलझाने के बाद लखनऊ से देहरादून पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया गया।
भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले 21 सालों से चले आ रहे यूपी उत्तराखंड के बीच परिसंपत्ति विवाद को सुलझा लिया है। इसी खुशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। देहरादून के पुलिस लाइन से घंटाघर तक भाजपा ने सीएम के स्वागत में रोड शो भी किया। योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सारे प्रकरणों पर, जैसे एक छोटे भाई और बड़े भाई का जो प्रकरण होता है, आपस में परिवार का जब बंटवारा होता है, जो बिंदु हमारे यहाँ पर पूर्व से चले आ रहे थे, चाहे वो सिंचाई विभाग का बिंदु हो, सिंचाई विभाग में 5700 हेक्टेयर जो ज़मीन है, उस ज़मीन का बंटवारा होना है, तो उस पर और 1700 मकान हैं, तो उन पर यह सहमति बनी है कि 15 दिन का उस पर ज्वाइंट सर्वे होगा और ज्वाइंट सर्वे के आधार पर जो उनकी आवश्यकता होगी उत्तर प्रदेश की, और शेष जितना भी है सारा का सारा वो उत्तराखंड का हो जाएगा। और परिसंपत्ति बंटवारे के मसले पर लखनऊ में मीटिंग से लौटने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने दून में रोड शो किया। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तंज कसा। उन्होंने जबरदस्त प्रहार किया। पाकिस्तान से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक 3 बजे और बड़े स्वागत समारोह की तैयारी बीजेपी ने की है। हाँ, यदि कोई ये समझे हार का भी जश्न मनाया जा सकता है तो भाजपा को जश्न मनाने की पूरी छूट है। जहाँ तक मैं उनकी बात करना नहीं चाहता हूँ, जिनकी पार्टी ने स्वयं को उनको ही अभी तक नेता ही नहीं माना है, तो उनके बारे में हम जवाब नहीं देंगे। जब कांग्रेस पार्टी पूछेगी तो उनको बता देंगे। यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई परिसंपत्तियों को लेकर समझौते पर कांग्रेस को आपत्ति है। कांग्रेस का कहना है कि परिसंपत्तियों के बंटवारे पर यूपी के साथ हुए समझौते से उत्तराखंड को घाटा होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने परिसंपत्तियों के मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा कि सरकार ने आखिर किसके दबाव में इतने आनन फानन में फैसला किया। राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, वो अपने राज्यों के हितों के वकील होते हैं, उनको लेकर के बात करते हैं। और इस बातचीत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगे पूर्णतः आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसा लग रहा है कि श्री योगी के राष्ट्रीय व्यक्तित्व के सामने श्री धामी ने पूरी तरीके से समर्पण कर दिया। ये कह दिया गया है कि जितने ऐसे मामले हैं जिनमें टिहरी डैम का मामला है, टिहरी डैम पर स्वामित्व का मामला, ये सारे मामलों में ये कह दिया गया है कि अब जितने मामले न्यायालय में लंबित हैं, उन न्यायालय में लंबित मामलों को वापस ले लिया जाएगा। तो मतलब है हमने टिहरी डैम के स्वामित्व को लेकर के जो अधिकार हमारा है, जो याचिका दायर की है, आपने उसको वापस लेने का फैसला किया। तो परिसंपत्ति बंटवारे के मसले को कांग्रेस खूब हवा दे रही। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस इस मामले में राज्यपाल से मिलकर अपना विरोध दर्ज करेगी। ये अधिकार मुख्यमंत्री को बिल्कुल नहीं है और हम ये बात महामहिम राज्यपाल जी तक पहुंचाने के लिए उनसे समय लेकर उनके पास जाएंगे। इसके अलावा हम इस दिन को, जिस दिन के मुख्यमंत्री जी ने हमारे हितों के साथ समझौता किया, हम इसको निश्चित रूप में काले दिवस के रूप में मनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हम निर्णय करके अपनी कोर कमेटी की बैठक एक बुलाएं और इस पर आगे की रणनीति तय करें कि हम किस प्रकार मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय का विरोध कर सकते हैं। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद एक डेडलॉक टूटा है, मगर अब बड़ा सवाल यह है कि सरकार किसानों को यह कैसे समझाएगी जिससे किसान 2022 में भाजपा के साथ खड़ा दिखाई दे। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद किसान तो खुश हैं, मगर बड़ा सवाल ये है कि चुनावी मौसम में इसे लागू करना क्या भाजपा के लिए फायदे का सौदा होगा। सियासी गलियारों में अब इसी बात को लेकर चर्चा है।
कृषि कानूनों का अध्याय तो समाप्त होता नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की असल परीक्षा अब शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि प्रधानमंत्री ने जिन 3 कृषि कानूनों को वापस लिया है, जिनको लेकर पिछले 1 साल से किसान आंदोलनरत थे, दिल्ली में 3-3 जगह धरना दे रहे थे, बहुत सारे किसानों की शहादत भी हुई, उन कानूनों को प्रधानमंत्री के वापस लिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी किसानों का वो भरोसा कैसे प्राप्त कर पाएगी, कैसे वापस ला पाएगी। किसानों के और सरकार के, खासतौर पर भाजपा के बीच इतनी बड़ी जो खाई पैदा हो गई है, उसको पाटने का काम कैसे होगा। भाजपा इस समय चुनाव की मुहानी पर खड़ी हुई है, क्योंकि उत्तराखंड में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 ऐसे बड़े जिले हैं जहां पर बड़ी तादाद में किसान हैं। केंद्र सरकार ने चुनावी मौसम में मास्टर स्ट्रोक तो खेल दिया, मगर किसान इससे ज्यादा खुश नहीं है। 12 महीने होने जा रहे हैं इस आंदोलन को। 26 नवंबर को हम निकले थे इसी जगह से, तो इस 12 महीने में 700 जहां किसान शहीद हुए हैं, लेकिन 3 अक्टूबर की जो लखीमपुर की घटना थी, उससे पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर भारत का सिर नीचा हुआ। मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ है, इसलिए कांग्रेस और आप इसे भुनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं भाजपा इसका अपने तरीके से जवाब दे रही है। 700 किसानों की शहादत है महत्वपूर्ण। किसानों ने सर पर कफन बांधकर इसका विरोध किया है। अहंकार झुका है, घमंड झुका है, लोकतंत्र जीता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, तो मैं समझता हूं कि जो किसान इतने दिन से आंदोलनरत थे, जाने अनजाने वो कृषि कानूनों को कितना समझ पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे। मैं तो यही कहूँगा कि वो नहीं समझ पाए उनके कृषि कानूनों को। कृषि कानून के खिलाफ किसान कई महीने से आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन की आग से पहाड़ भी अछूता नहीं है। किसानों के अंदर यहाँ भी केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ गुस्सा पनप रहा था। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार का फैसला किसानों के गुस्से की आग को शांत कर पाएगा। तकरीबन 27 सीटों से ज़्यादा पर किसान वोटर यहाँ पर नतीजों को प्रभावित करते हैं, और यहाँ के किसानों ने बढ़ चढ़कर दिल्ली के आंदोलन में हिस्सा लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर यह डिपेंड करता है कि उन किसानों को अपनी तरफ किस तरह से खींच पाते हैं, अपने साथ कैसे ला पाते हैं, उनका समर्थन जुटाने के लिए कौन सी युक्ति आखिर सरकार और संगठन के दिमाग में चल रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन निशांत चौहान के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। उत्तराखंड वैसे तो पहाड़ी प्रदेश है, मगर इसके कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बड़ी संख्या में किसान हैं और जिनका चुनाव पर खासा असर रहता है। देहरादून जिले के विकासनगर, सहसपुर, डोईवाला और ऋषिकेश हरिद्वार जिले की 11 में से 10 विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में किसान हैं। वहीं उधम सिंह नगर जिले की 9 विधानसभाओं में किसान परिवार हैं। नैनीताल जिले की रामनगर, कालाडूंगी, लालकुआं और हल्द्वानी विधानसभाओं को किसान प्रभावित करते हैं। इन सीटों की कुल संख्या 27 के आसपास बैठती है। उत्तराखंड में कुल विधानसभा सीटें 70 हैं, और ऐसे में प्रदेश में 27 सीटें प्रभावित होना चुनाव के लिए ये बहुत, इसका मतलब है, खास मायने रखता है। सत्तर के संग्राम में अब बात नैनीताल विधानसभा सीट की। इस सीट पर 2017 के चुनाव में भाजपा की जीत हुई थी, मगर इस बार वहां पर सियासी समीकरण क्या है, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नैनीताल विधानसभा सीट यूपी के समय से ही प्रमुख विधानसभाओं में शामिल रही है। परिसीमन के बाद ये सीट 2012 के चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई थी। इस सीट पर 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में नारायण सिंह जंतवाल ने यूकेडी के टिकट पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2007 के विधानसभा चुनाव में खड़क सिंह बोरा ने भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता था। 2012 के विधानसभा चुनाव में सरिता आर्य ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में संजीव आर्य ने भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीता था। संजीव आर्य हालांकि अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, मगर उनका दावा है कि भाजपा में रहते हुए उन्होंने अपने विधानसभा में काफी काम करवाए हैं। नैनीताल में जो मेरे से पहले एक विधानसभा के तौर पर बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधियों ने काम भी किया है, लेकिन
हमने अपनी सोच को बदला। सीसी मार्ग, खड़ंजे, सुरक्षा दीवार, विकास की सीमाओं को हमने आगे बढ़ाते हुए नैनीताल के लिए एक विजन को हमने जनता के सामने प्रेजेंट इन 4.5 सालों में किया। संजीव आर्य अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। जाहिर है इस बार नैनीताल सीट पर सियासी समीकरण बदल सकते हैं। नैनीताल क्षेत्र की जनता का संजीव आर्य को लेकर सकारात्मक रुख तो है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है जो संजीव आर्य के काम से खुश नहीं। ऐसे में संजीव आर्य के लिए 2022 की राह आसान नहीं रहेगी, क्योंकि अब वे कांग्रेस में आ गए हैं और नैनीताल सीट से पूर्व विधायक सरिता आर्य कांग्रेस की टिकट की दावेदार है। एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। और आइए आपको दिखाते हैं कि नैनीताल सीट की जनता के बड़े मुद्दे कौन कौन से हैं। सबसे बड़ी पार्किंग की समस्या यहाँ पर, शहर में ट्रैफिक जाम लगा रहता है, धड़ल्ले से यहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है, ये भी एक समस्या है। झील के सौंदर्यीकरण की सुस्त रफ्तार है, अवैध निर्माण यहाँ पर समस्या है। झील के सौंदर्यीकरण की रफ्तार बहुत सुस्त है और कोविड की वजह से यहाँ पर पर्यटन का कारोबार प्रभावित हुआ है। जमीन पे कितने हो पाएंगे उसके लिए समय तो है नहीं, तो अब तो यह अगली विधानसभा के बाद ही पता लगेगा कि असलियत क्या है, जमीन पे कितना है। और खास करके हम जैसे लोग जो पर्यटन से जुड़े हैं उनके लिए तो कुछ नहीं किया गया। 5,000-10,000 रुपए बांटने से किसी की जीविका नहीं चलती है। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, कस्टमर को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है, उसकी वजह से चालान भुगतने पड़ते हैं, जामों में फंसना पड़ता है, उस वजह से बहुत दिक्कतें हैं यहाँ पर। अगर पार्किंग की समस्या हल हो जाए तो वो बहुत बेहतर होगा, उससे पर्यटन को काफ़ी मदद मिलेगी।